अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 के मॉडल पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होता है हमेशा। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। 125 का एलसीएम लेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये क्या बनेगा 5 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 5 की पावर क्योंकि 5 3 टाइम्स आ रहा है तो 5 की पावर आ जाएगी 3 और यहाँ 1/3। फिर ये क्या बनेगा हमारे पास 5 का स्क्वायर बनेगा 25, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट है 64। 64 का हम एलसीएम लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये कितने टाइम 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 2/3 मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा 6 है तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, सबकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 8 है तो ये आ जाएगा 2 क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 आ रहा है तो 1 2 3, तो 2 क्यूब आ जाएगा 2/3 और माइनस 2/3। अच्छा, यहाँ पर अब 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1 प्लस 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2/3। अच्छा, अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ये आपस में सॉल्व होंगे और ये आपस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 1 प्लस 1। अब यहाँ पर 2 और 2 इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होंगी और 3 डिफरेंट है तो ये एज इट इज ही रहेगा और ये एक सिंगल ही है तो ये इसी तरह से आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2/3। अब 5 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 25 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 32। 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 प्लस 2 स्क्वायर ये आ जाएगा 4। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 125 माइनस 2/3। ठीक है, अब 125 का हम एलसीएम ले चुके थे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी की थी तो क्या आया था 5 क्यूब। ठीक है, और माइनस 2/3, ये हमारे पास 2 है तो 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर माइनस 2। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे 1 रेज़ टू पावर 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/5 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1/25। 5 स्क्वायर आ जाता है 25 के इक्वल। तो ये हमारी इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। इसी के साथ जो आपका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में चॉइस के साथ वो है इफ x इज इक्वल टू 139 सेट y इज इक्वल टू 357 एंड सेट z इज इक्वल टू 357 9 एंड 11 देन यूजिंग वेन डायग्राम प्रूफ दैट। ठीक है, वेन डायग्राम को यूज करके आपने इसको प्रूफ करना है। ये भी आपके पास वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी तकरीबन हर पेपर में आता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। ठीक है, फिर हम बना लेंगे सेट्स x y एंड z। ये x y एंड z। अब देखिए सेट x में है 139, y में है 357 और z में है 3 5 7 9 एंड 11। ठीक है, 3 जो है वो तीनों में कॉमन है तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट आ रहा है। इसके अलावा 9 x में भी आ रहा है और z में भी। ठीक है, x और z का जो कॉमन पार्ट है वहां पर आ जाएगा 9। ठीक है, इसके अलावा 1 जो है वो 1 सिर्फ और सिर्फ x में आ रहा है तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है y की बारी। y में 3 हो चुका है, 5
5 y और z दोनों में कॉमन है, ठीक है, y और z दोनों में कॉमन आ जाएगा 5। इसके अलावा 7 भी y और z दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 भी। तो इसके अलावा कोई भी y का एलिमेंट ऐसा नहीं है जो x और z में मौजूद ना हो, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर z में से रह गया 11, ठीक है, 11 ऐसा है, तो 11 ऐसा नंबर है जो x और y दोनों में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ z में आ रहा है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मींस के y इंटरसेक्शन z। सेक्शन z का क्या मतलब है कि y और z का कॉमन पार्ट, ठीक है, y और z में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, मींस के ये जो हमारे पास रेड लाइंस हैं ये किसको शो कर रही हैं, y इंटरसेक्शन z को। अब हम क्या करेंगे, x यूनियन y इंटरसेक्शन z, ठीक है, मींस के y इंटरसेक्शन z के साथ हम किसको ऐड कर देंगे, x को भी, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा पार्ट बन रहा है, ये x, ठीक है, इसको भी हम बीच में ऐड कर लेंगे, पूरा x भी बीच में इसके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ओवरऑल कितना पार्ट आ रहा है, एक ये सेट x कंप्लीट, ठीक है, मींस का ये ग्रीन वाला पार्ट, रेड और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा रेड पार्ट, ठीक है, ये तीनों पार्ट हमारे पास आ रहे हैं x यूनियन y इंटरसेक्शन z में, ठीक है। सिंपली ग्रीन पार्ट, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा रेड पार्ट, ठीक है, ये तीनों आपके पास आ रहे हैं x यूनियन y इंटरसेक्शन z में। ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा, ये सेट x, सेट y एंड सेट z। तो यहाँ एलिमेंट आ रहे हैं 1, 9, 3, 5, 7 एंड 11। तो राइट हैंड साइड की पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मींस के x यूनियन y, x यूनियन y, ठीक है। x यूनियन y का क्या मतलब है, x और y दोनों के एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपके पास आ गए हैं x और y दोनों के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमने किन से शो किया है, रेड लाइन से। नेक्स्ट हम करेंगे x यूनियन z, x यूनियन z। x यूनियन z का क्या मतलब है, x और z ये दोनों सेट, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन से आ जाएंगे, इसको हम वर्टिकल लाइन से शो कर लेते हैं, x यूनियन z को, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास शो करें x यूनियन z को। लास्ट में आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, मींस के x यूनियन y और x यूनियन z, ये दोनों जो आपने फाइंड आउट किए हैं इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा एरिया आ रहा है, जिसमें मींस के क्या मतलब है इसका, x यूनियन y का और x यूनियन z का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या मतलब है, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कौन सा है, जहां पर आपके पास रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपके पास सिंपली ग्रीन या सिंपली रेड आ रहा है, वो वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन पार्ट लेते हैं, और कॉमन पार्ट कौन सा है, जिसमें दोनों लाइंस इंक्लूड होती हैं, ठीक है, मींस के ये वाला पार्ट जिसमें आपके पास रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये कितना रीजन बन रहा है आपके पास, ये रीजन आपके पास बन रहा है ये कंप्लीट एक्स, और ये जो कॉमन पार्ट बन रहा है वाई और जी का, ठीक है, ये इतना सा पार्ट बन रहा है। तो यहाँ पर देखें हमारा जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो फाइनल क्या बन रहा है, ये एक्स का पार्ट और ये पार्ट। अब ये दोनों देखें रीजन इक्वल है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। पार्ट 2 है द अटैच्ड फिगर शो द पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है, आपको फिगर गिवन है जो कि आपको पोजीशन दे रही है ए बी और सी की। स्टेट द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए फ्रॉम बी फ्रॉम सी एंड सी फ्रॉम बी, ठीक है। आपने बेयरिंग फाइंड आउट करना है कि बेयरिंग क्या है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, बी फ्रॉम ए,
ठीक है। फ्रॉम ए का क्या मतलब है, आपने ए से मेजर करना स्टार्ट करना है, मींस कि ए पर आपने नॉर्थ पोजीशन लेनी है, ठीक है। बेरिंग किस तरह से मेजर करते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपके पास अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बेरिंग मेजर करते हैं। तो जहां आपको कहेंगे फ्रॉम ए, मीन्स के फ्रॉम के बाद जो आपके पास होगा पॉइंट, वहां पर आपने नॉर्थ लेना है, ठीक है। ये आपके पास आ गई नॉर्थ की डायरेक्शन। और बी का बेयरिंग फाइंड आउट करना है, मीन्स कि आपने बी तक जाना है। तो बी आपके पास क्या है, ये है, इतना कुछ एंगल है, ठीक है। तो ये आपको कितना गिवन है, 40 डिग्री। तो बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। नेक्स्ट है ए फ्रॉम बी, ठीक है। अब फ्रॉम बी है, मीन्स के पॉइंट बी पर हमने नॉर्थ लेनी है डायरेक्शन। ये आ गया आपके पास नॉर्थ। तो अब ए तक जाना है, ए फ्रॉम बी है, बी से हमने स्टार्ट होना है और ए तक जाना है। ए हमारे पास कौन सा है, ये है। तो बेरिंग हमारा कहाँ से आएगा, नॉर्थ से मेजर करना, नॉर्थ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे और ए तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हम किस तरह से मेजर करेंगे टोटल, ये इतना एंगल, ठीक है, ये हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, ठीक है। तो यहां तक का एंगल आपके पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180। तो उसके बाद हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये कितना है, ठीक है। 180 में जब हम ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो हमारे पास बेरिंग आ जाएगा, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमने नॉर्थ की डायरेक्शन ली है और ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन, ये दो पैरेलल लाइंस बन गई, ठीक है। एक ये और एक ये, दोनों नॉर्थ की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं आपस में। तो ये जो है आपके पास, ये एक लाइन जा रही है ए बी। तो ये एंगल आपको ए पर गिवन है कि 40 डिग्री है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन में से जब एक ट्रांसवर्सल पास करता है तो उसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एंगल भी क्या हो गया, 40 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री बन गया। अब ये टोटल कितना बन गया है, 180 प्लस 40 डिग्री। तो नेक्स्ट है आपके पास बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 220 डिग्री। नेक्स्ट है बी फ्रॉम सी। फ्रॉम सी है, मीन्स के पॉइंट सी पर हमने नॉर्थ की डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। और कहां तक जाना है, बी तक। तो बी कहाँ आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो बी आपके पास ये आ गया, क्योंकि बी ये है ना, तो ये लाइन आपके पास बन रही है, तो ये डायरेक्शन, तो ये आपके पास बेयरिंग आ जाएगा बी फ्रॉम सी। अब अगेन क्या करेंगे, हम इस नॉर्थ को एक्सटेंड करेंगे जिस तरह हमने पार्ट 2 में किया है, ठीक है। अब ये नॉर्थ और ये नॉर्थ दोनों क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है। ये आपके पास इतना कुछ एंगल आ गया 180 डिग्री। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल, ठीक है। ये एंगल भी क्या है, टू पार्ट्स में आ रहा है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। ये तो हमें गिवन है कि ये 40 डिग्री है। तो अब हमें मेन क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगेन देखें, ये ए सी क्या है, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ए सी, ठीक है। तो अब देखें ए सी का यहाँ पर एंगल हमें टोटल कितना गिवन है, 40 प्लस 30, ये एंगल कितना बन गया, 70 डिग्री, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल भी क्या बन जाएंगे, इक्वल, तो ये भी 70 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल अब आ गया 70 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और ये आ गया 40, ठीक है। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी आ जाएगा। तो बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी इज इक्वल्स टू, पहले 180 डिग्री प्लस ये जो हमने फाइंड आउट किया था, दो पैरेलल लाइन के दरमियान में से ट्रांसवर्सल पास कर रहा है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 40 प्लस 30 70, तो ये भी 70 हो जाएगा। और उसके अलावा ये आपको गिवन है कि ये 40 डिग्री है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना बन गया, तो ये आ जाएगा 290 डिग्री। तो लास्ट है सी फ्रॉम बी,
ठीक है। फ्रॉम बी है मीन्स कि बी पर हमने नॉर्थ लेना है, ठीक है, पॉइंट बी पर हमने नॉर्थ की डायरेक्शन लेनी है और सी का एंगल मेजर करना है। सी ये है तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ भी देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके दरमियान से एक ट्रांसवर्सल पास कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल नोन है मीन्स के 40 + 70 ये क्या बन जाएगा 110 डिग्री, ये आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये जो है ये इसका अल्टरनेट एंगल है तो ये भी क्या बन जाएगा 110 डिग्री। तो क्या कहेंगे बेयरिंग ऑफ C from B is equals to 110 degrees। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेट A 1 2 3 सेट B 3 4 पार्ट ए है लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टियन प्रोडक्ट। आपने कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इसका। सेकंड पार्ट है लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन, ठीक है, ये आपको रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्डर पेयर आते हैं उनकी लिस्ट आपने बनानी है। थर्ड पार्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है, थर्ड पार्ट में आपने इस ये जो आर आपके पास रिलेशन आया इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं मींस के कार्टियन प्रोडक्ट ले लेते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 3 and 4, ठीक है। तो इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे किस तरह से, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसके एलिमेंट आते हैं। पहले फर्स्ट वाला जो सेट है इसका फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के दोनों एलिमेंट्स के साथ बारी बारी लिखते हैं, ठीक है, 1 3 एंड 1 4। फिर इसके बाद सेकंड एलिमेंट लेंगे उसको इन दोनों के साथ लिखेंगे 2 3 एंड 2 4। फिर लास्ट एलिमेंट थर्ड है इसको इन दोनों के साथ लिखेंगे 3 3 एंड 3 4। तो इस तरह से आपके पास कार्टियन प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, आपको रिलेशन गिवन है, ठीक है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपने देखने हैं कितने कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कंडीशन क्या है x इज लेस देन y, ठीक है, मींस के जो x है फर्स्ट में जो आ रहा है वो सेकंड वाले एलिमेंट से छोटा होगा। अब देखें यहाँ पर आपको जो कार्टियन प्रोडक्ट दिए गए हैं इसमें देखें क्या है 1 3। अब देखें 1 छोटा है 3 से तो ये हम इसमें रिलेशन में इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट है 1 4, अगेन 1 छोटा है 4 से तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 3, 2 भी छोटा है 3 से ये भी इंक्लूड हो जाएगा। 2 4, इसमें भी 2 छोटा है 4 से तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 and 3, अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 3 4, ठीक है, अब 3 भी छोटा है 4 से तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो आपके पास ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। अब पार्ट सी क्या है, पार्ट सी में आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन की, ठीक है। तो डोमेन में आपके पास क्या आता है, जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके पास डोमेन में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो देखें 1 1 2 2 एंड 3, अब ये जो एलिमेंट आपके पास रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक दफा लिखते हैं सिंगल टाइम, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, तो ये आपके पास आ गया डोमेन। और रेंज क्या होती है, रेंज सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होती है 3 4 3 4 एंड 4। अब इसमें क्या आ रहा है, टोटली 3 and 4 आ रहा है, तो रेंज क्या बन जाएगी 3 4। पार्ट 3 है बनीगाला हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल इन द ईयर 2015, ठीक है। 2015 में बनीगाला की पॉपुलेशन क्या है 10,000। द पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, ठीक है। तो हर साल जो है उसके रेट क्या है इंक्रीज होने का पॉपुलेशन की ग्रोथ का 2.5%। यूजिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला, ये आपको ग्रोथ फार्मूला गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अप्लाई लॉ ऑफ लॉगरिथम टू डिटरमिन द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन रीच अप टू 25,000। तो आपने बताना है कब जो है ना उसकी पॉपुलेशन 25,000 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली पॉपुलेशन आपको गिवन है पी नॉट इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है, और रेट क्या गिवन है 2.5%, ठीक है। परसेंट को हम नंबर्स में करेंगे कन्वर्ट तो ये क्या बन जाएगा 1/100,
100, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.025। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, P ऑफ T इज इक्वल्स टू P नॉट ई रेज़ टू पावर आर टी। ठीक है, तो हम T फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मीन्स के कितने साल लगेंगे इस पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए। तो हम T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ P। ठीक है, तो बोथ साइड पे हम लॉग ले लेंगे, log P ऑफ T इज इक्वल्स टू log ऑफ P नॉट ई रेज़ टू पावर आर टी। ठीक है, तो log P ऑफ T, यहाँ पर हम जब log को दोनों के साथ सेपरेट करेंगे, log P नॉट और log ई रेज़ टू पावर आर टी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब ये जो पावर है log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, log P नॉट प्लस आर टी log E। तो यहां से हम T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, log P नॉट यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, आर टी log E इज इक्वल्स टू log P ऑफ T माइनस log P नॉट। ठीक है, अब R को यहीं रहने देंगे, तो इसके साथ सॉरी अब T को यहीं रहने देंगे, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है R और log E वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएंगे। T इज इक्वल्स टू log P ऑफ T माइनस log P नॉट डिवाइडेड बाय R log E। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जब उसकी पॉपुलेशन 25,000 तक होगी तो कितना टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कब पॉपुलेशन 25,000 तक जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, P ऑफ T मीन्स के करंट पॉपुलेशन जो है वो हम 25,000 पुट करेंगे, और P नॉट हमें गिवन था इनिशियली कितना था 10,000, और R की वैल्यू रेट हमने फाइंड आउट किया, रेट हमें क्या गिवन है 0.025। ये वैल्यूज हम इस पर पुट करके T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। log ऑफ 25,000 माइनस log ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय R क्या गिवन है 0.025 और log E। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, log 25,000 किसके इक्वल आ जाएगा 4.3979 माइनस log 10,000, ये 4 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.025 log E आ जाएगा 0.4343। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 36.6 ईयर्स। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा 37 ईयर्स के इक्वल। ठीक है, तो इतना टाइम 37 ईयर्स लगेंगे कि पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 25,000 तक जाए। ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि कब, कब का क्या मतलब है कि हमने ईयर बताने हैं। 2015 में 10,000 थी, तो 2000 कितने में उसकी पॉपुलेशन 25,000 होगी। ठीक है, ये तो हमने ड्यूरेशन बता दी ना, कितने सालों में, तो 37 ईयर्स में। तो अब हम बताएंगे कि वो कौन सा साल होगा। तो 2015 में हम 37 को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस सन में आपके पास पॉपुलेशन 25,000 होगी। तो हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन रीच अप टू 25,000 इन ईयर, कौन सा ईयर बनेगा 2015 में हम ऐड कर देंगे 37 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 2052। मीन्स कि 2052 में पॉपुलेशन चली जाएगी 25,000 को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 52 एंड द थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, ये दो आपको इक्वेशंस गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, और वो लाइंस किसमें से पास करनी है, एक पॉइंट 52 में से और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है आपके पास,
इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से वो पास कर रही है। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। जनरल इक्वेशन इसके लिए हमारे पास क्या होती है, a 1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, प्लस k आपके पास कोई कांस्टेंट है इनटू सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आपको जो दो इक्वेशंस गिवन है वो कौन सी है, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, x प्लस 2y माइनस 10 प्लस k, नेक्स्ट क्या है 2x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट पुट करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस जो है इस पॉइंट में से पास कर रही हैं। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू 2, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस 4 माइनस 10 प्लस k, 5 2 ज़ा 10 और ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 10 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 1 राइट साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा, k इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1 और 10 यहाँ आकर डिवाइड होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/10। अब ये k की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएंगी। पुट k इज इक्वल्स टू 1/10 इन इक्वेशन 1। तो x माइनस प्लस 2y माइनस 10 प्लस k की वैल्यू 1/10 पुट करेंगे, 2x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये डिनोमिनेटर जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0। अब ये मल्टीप्लाई होके 10x प्लस 20y माइनस 10 10 सा 100 प्लस, अब यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा 2x प्लस y माइनस 2 और 0 इंटू 10 0 आ जाएगा। अब सेम वेरिएबल हम कंबाइन कर लेंगे तो 10x प्लस 2x ये क्या बन जाएगा 12x, 20y प्लस y ये क्या आ जाएगा 21y माइनस 100 और माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 102 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 4 सा 12 और 3 7 सा 21 और माइनस 3 3 सा 9 1 कैरी जाएगा और 3 4 सा 12 तो 34 इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 3 अगेन 0 आ जाएगा, 4x प्लस 7 y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। पार्ट 4 है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, मींस के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 2 और 6, ठीक है। तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 2 और 6 की, 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 3 2 ज़ा 6, नेक्स्ट आ जाएगा 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या बन जाएगा 6। तो इस पूरी इक्वेशन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6, ठीक है।
तो हर टर्म को हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। ठीक है, तो यह आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3x। ठीक है, अब ये जो आपके पास आ रही है टर्म, आपने इसको ब्रैकेट में ही रखना है, क्योंकि 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ भी 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमने इसको 6 के साथ इसीलिए मल्टीप्लाई किया था कि ताकि जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल आउट हो जाए। अब सिंपल सी एक इक्वेशन आ गई है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 प्लस यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल टू x प्लस 5। अब वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म ले जाएंगे राइट साइड पे। 2x ऑलरेडी यहाँ मौजूद है और 9x भी वेरिएबल टर्म है, ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। अब x जो राइट साइड पे मौजूद है ये लेफ्ट साइड पे आके माइनस x हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, ये प्लस 4 हो जाएगा और ये माइनस 6। तो -9 और -1 ये आ जाएगा -10 और +2 -8x। ठीक है, अब यहाँ पे 5 + 4 9, 9 - 6 3। ठीक है, -8 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/8। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। गिवन आपको इस फॉर्म में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपके पास मौजूद है तो उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट और जो इस कोफिशिएंट पी स्क्वायर के कोफिशिएंट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 90 किस किस टेबल में आ रहा है। 90 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 45 पे, 3 के टेबल में आ जाएगा 30 पे, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आ जाएगा 18 पे, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में आता है 15 पे, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा और 9 के टेबल में आता है 10 पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन पेयर्स को, ये जो हमारे पास पेयर्स आए हैं इनको हम देखेंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट टर्म है हमारे पास उसका साइन क्या है, माइनस, तो इनको हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, इन तमाम टर्म्स को हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 89, ये 43, ये आ जाएगा 27 और इन दोनों को माइनस करने से 13 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1। अब इनमें से हमें कोई एक सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा। मिड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 किस में आ रहा है, ये लास्ट वाले में। ठीक है, तो अब हम इनका साइन देखेंगे कि 9 और 10 के साथ साइन कौन सा आएगा, तो माइनस करने से ये पेयर आया है। ठीक है, तो जो मिड टर्म का साइन होगा वो बड़े नंबर के साथ आएगा और छोटे नंबर के साथ आएगा ऑपोजिट साइन। ठीक है, मीन्स के इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 5 - 9p प्लस 10p माइनस 18p स्क्वायर माइनस, तो इसी तरह से हम इसके डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आ जाता है, 4 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन पेयर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट वाली जो टर्म है उसका साइन क्या है, प्लस है, तो इनको प्लस करने से आ जाएगा 5 और 4। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा। मिड टर्म का कोफिशिएंट है 5, तो ये फर्स्ट वाला पेयर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये पेयर ऐड करने से आ रहा है तो मिड टर्म का जो साइन होगा दोनों के साथ आएगा। ठीक है, अगर माइनस करने से आ रहा हो तो मिड टर्म का साइन सिर्फ बड़ी वैल्यू के साथ आता है, अगर प्लस करने से आ रहा हो तो मिड टर्म का साइन दोनों वैल्यूज के साथ आता है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 प्लस p प्लस 4p प्लस 2p स्क्वायर। ठीक है, अब हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो 1 लिखेंगे, तो 5 - 9p। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है,
ठीक है, 2 भी कॉमन आ रहा है और p भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस 2p कॉमन आ गया, यहाँ पे रह जाएगा 2 5 ज़ा 10 और p कॉमन ले लिया है, -2 9 ज़ा 18, एक p कॉमन चला गया और एक p रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में भी ये करेंगे। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस p आ जाएगा और इनमें से 2p कॉमन आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन चला गया, p भी कॉमन चला गया, तो एक दफा p रह जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 माइनस p दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हम कॉमन ले लेंगे, 5 माइनस 9p, यहाँ से क्या रह गया 1 और यहाँ से प्लस 2p। इसी तरह यहाँ पर 2 प्लस p दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 रह गया और यहाँ से 2p रह गया। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, किस तरह से, जो कॉमन टर्म्स होंगे उनको हम एक ही दफा लिखेंगे। कॉमन कौन कौन सी है, ये दोनों है, तो इसको हम एक ही दफा लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। ठीक है, कॉमन इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद अनकॉमन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अनकॉमन कौन से हैं, 5 माइनस 9p और 2 प्लस p। ठीक है, ये आ गया इन दोनों का एलसीएम। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन होगी उस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास क्या बनी है, 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 9p और 1 प्लस 2p। ठीक है, इसको इस पूरी एलसीएम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2p, 5 माइनस 9p और 2 प्लस p। ठीक है, 1 प्लस 2p कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 9p ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 2 प्लस p। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस p। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का साइन है। इसी तरह हम सेकंड फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 2 बाय 2 प्लस p इंटू 1 प्लस 2p। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2p, 5 माइनस 9p और 2 प्लस p। अब कैंसिल आउट क्या होगा, 2 प्लस p और 1 प्लस 2p, तो क्या रह जाएगा 5 माइनस 9p और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो अब न्यूमरेटर इसका सिंप्लीफाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 और p के साथ, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 5p माइनस 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस और 2 9 ज़ा 18 और साथ आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2p, 5 माइनस 9p और 2 प्लस p। अब 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18 प्लस 5 23p डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2p, 5 माइनस 9p और 2 प्लस p। पार्ट 5 है, प्रूफ दैट 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अगेन ये दोनों डिफरेंट है तो यही आ जाएंगे, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों अनकॉमन है तो इन्हीं का प्रोडक्ट आ जाएगा, कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह हमने इसे पिछले पार्ट में किया है। फिर हम फर्स्ट वाली फ्रैक्शन लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारे पास ये है, तो 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस का साइन। इसी तरह हम सेकंड फ्रैक्शन लेंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट होगा और क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ अगर मेरे पास माइनस का साइन होता तो मैं इसको ब्रैकेट में लेती, अब प्लस का साइन है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब प्लस है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस की वजह से हमें ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है।
अब cos x और cos x कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, और 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखें a + b a - b का फार्मूला क्लोज हो रहा है क्योंकि दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स के दोनों का हम स्क्वायर ले लेते हैं और दरम्यान में नेगेटिव साइन आ जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है 2, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसेकेंट स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + 2 कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो यही आपके पास राइट हैंड साइड थी। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल रूफ ऑफ अ बिल्डिंग शोन बिलो, ठीक है, ये हेक्सागोनल रूफ है, आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है, हर साइड की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसके अलावा सी सेंटर है, ठीक है, सेंटर से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ठीक है, सी भी 5 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि एरिया के फार्मूले में आपके पास, तो एरिया के फार्मूले में हमें लेंथ रिक्वायर्ड होती है सी ए की, मीन्स के एपिथम की, ठीक है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है आपके पास n/2 एस ए, ठीक है, या ये फार्मूला होता है, या फार्मूला होता है 1/2 P इंटू ए, पी आपके पास पैरामीटर होता है जबकि ए ये एपिथम होता है, ठीक है, यहाँ पर n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, s लेंथ ऑफ साइड और a होता है एपिथम, ठीक है, जो भी फार्मूला आप यूज करें उसमें आपको एपिथम रिक्वायर्ड है, तो पहले हम सी ए मीन्स के एपिथम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये आपको गिवन है कि 90 डिग्री है, तो टोटल आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ए जो है वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये दो साइड्स की लेंथ अगर आपको गिवन हो तो थर्ड साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यूज कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस के बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर प्लस बेस ए बी स्क्वायर, तो बी सी आपको कितना गिवन है 5, ए सी फाइंड आउट करना है और ए भी गिवन है 3, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा 25 और 3 स्क्वायर 9, तो 9 को माइनस कर देंगे 25 में से, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेके ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, मीन्स के एपिथम आपके पास किसके इक्वल आ गया है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, तो अब यहाँ पर आप एरिया का कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो अगर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, ये भी फार्मूला जो है ये इसी से डराइव है, ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू आपने पेरीमीटर का आपने फार्मूला पुट किया है, मींस के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है n इंटू एस, नंबर ऑफ साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ऑफ साइड, तो यही फार्मूला आ जाता है, तो मैं डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज कर लेती हूँ n/2 एस ए, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो हेक्सागोन की कितनी साइड होती हैं 6 साइड होती हैं, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी, और s लेंथ ऑफ साइड कितनी गिवन है 6, और एपिथम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो 4 है, तो ये कटिंग हो जाएगी 2 2 4, 6 6 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ क्या आ गया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 है अ हाइकिंग ट्रेल राइजेस 500 मीटर ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ट्रेल, एक्सप्रेस द स्लोप इन परसेंटेज, ठीक है, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि एक हाइकिंग ट्रेल है जो कि उसकी हाइट कितनी है, आपको कितनी ऊंचाई पर है 500 मीटर की, ठीक है, ये आपको गिवन है 500 मीटर, जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका कितना है 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है,
स्लोप सिंपली क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मीन्स के वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर जो एक नोट करने की चीज है कि ये डिस्टेंस आपको मीटर्स में गिवन है और ये डिस्टेंस आपको गिवन है किलोमीटर्स में। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, इन दोनों का पहले यूनिट सेम करना होगा, या आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें या आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। मीन्स कि इसको जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2000 मीटर। अब ये सेम यूनिट हो गए इनके, तो अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल क्या है 500 और हॉरिजॉन्टल क्या है 2000। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा, तो ये आ जाएगा 1/4, या इसको पॉइंट के फॉर्म में करें तो 0.25। नेक्स्ट आपने करना है एक्सप्रेस द स्लोप इन परसेंटेज। तो परसेंटेज की फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो स्लोप इन परसेंटेज, तो 0.25 मीन्स के स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 25%। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेकागोनल डाई लेबल्ड एज दिस इज रोल्ड वंस। ठीक है, एक डेकागोनल डाई है, मीन्स के 10 फेसेस वाला डाई है, तो उसको एक दफा रोल किया जाता है और इसके फेसेस पर ये वाले नंबर लेबल किए गए हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, इवन नंबर एंड अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, इसके अलावा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और फैक्टर ऑफ 12 की भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास क्या है, 4 4 4 एंड 4, 4 टाइम 4 आ रहा है एंड 2 टाइम आ रहा है 5, और फिर 6 7 8 एंड 8। ठीक है, ये आपके पास सैंपल स्पेस है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी डेकागोनल है तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने होंगे, 10। तो ये हमने काउंट भी करके देख लिया, ये 10 है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ऑड नंबर के लिए, तो इस सेट को हम नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, तो ऑड नंबर यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 5 5 एंड 7। ठीक है, तो एन ए क्या आ जाएगा, ये 3 एलिमेंट्स है तो 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए क्या है 3 है और एन एस है 10, तो अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट हमने इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इस इवेंट को हम बी का नाम दे देते हैं। तो इवन नंबर कौन से हैं, 4 4 4 एंड 4, 4 टाइम्स तो 4 आ जाएगा। उसके अलावा 6 8 एंड 8, 6 8 एंड 8। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फाइंड आउट करनी है, तो वो किसके इक्वल होगा, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। एन बी 7 है और एन एस 10 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7। तो लास्ट में हमें फैक्टर ऑफ 12 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इस इवेंट को हम सी का नाम दे देते हैं। फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन से होंगे,
इसके 12 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 आ जाएगा। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, तो 6 आ जाएगा। 7 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये आ जाएंगे आपके पास फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो NC क्या आ जाएगा, 5। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि फैक्टर ऑफ 12 आए, तो NC डिवाइडेड बाय NS। NC क्या है, 5 है, और NS है 10, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। पार्ट 7 है, अ ट्राइंगुलर गार्डन XYZ शोज कॉर्नर X, Y एंड Z ज्योमेट्रिकली, फाइंड द लोकस ऑफ द कॉर्नर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम XC एंड YZ। क्या कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगुलर गार्डन है, इसके कॉर्नर हमें गिवन है X, Y एंड Z, और इनके वर्टिसेस और इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4, -4, 12, 0 एंड 4 एंड 8। तो हमें फाइंड आउट करना है लोकस ऑफ द कॉर्नर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स जी एंड वाई जी। ठीक है, हमें लोकस ऑफ कॉर्नर फाइंड आउट करना है जो कि इक्विडिस्टेंस होगा साइड एक्स जी और वाई जी से। ठीक है, इन दोनों साइड से जो इक्विडिस्टेंस होगा उसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास जो एंगल होगा इसका अगर हम हाफ करें, एंगल बाइसेक्टर बनाए यहाँ पर। ठीक है, तो इस एंगल बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो एक्स जी और वाई जी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, तो हमें एक्चुअली इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो जी का एंगल बाइसेक्टर है उस पे। ठीक है, ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट जी पर, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका जो बाइसेक्टर होगा वो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो हम क्या कहेंगे, द लोकस ऑफ कॉर्नर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स जी एंड वाई जी इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब हम इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास या दो पॉइंट्स गिवन होने चाहिए या एक पॉइंट और एक स्लोप। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें एक पॉइंट तो गिवन है, मींस कि ये पॉइंट जी में से पास कर रहा है, तो अब हमें सेकंड पॉइंट या स्लोप मालूम होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जहां पर ये लाइन पर इंटरसेक्ट करिए ये भी हमें पॉइंट नहीं मालूम है कि ये कहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन हम इस एंगल बाइसेक्टर की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल और स्लोप का जो रिलेशन है, जो फार्मूला है, उसको यूज करके हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हम ये टोटल एंगल फाइंड आउट करेंगे कि ये एंगल जी कितना है, और ये एंगल जी की डायरेक्शन क्या बनेगी, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। और फार्मूला हम यूज करेंगे स्लोप्स का, किन की स्लोप, एक्स जी, इसकी स्लोप को m1 कह दूं और इसकी स्लोप को m2 कह दूं। इन दोनों की स्लोप्स की हेल्प से हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टेंजेंट एंगल जी, एंगल का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, जहां पर हमारा एंगल एंड हो रहा था, जो एरो की डायरेक्शन होती है वहां से, इसके m2 माइनस m1 जहां पर टेल होती है। ठीक है, उसको हम माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास स्लोप्स मालूम होनी चाहिए हमें, m1 और m2। ठीक है, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, m1 x और z के हेल्प से और m2 y और z के हेल्प से। तो पहले हम इनकी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ x z, इसको हम नाम दे रहे हैं m1 का, फार्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x को हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, ये x1 और ये आ गया y1। z को हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, ये आ गया x2 एंड y2। तो y2 माइनस y1 मीन्स के 8 माइनस -4,
और x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, ये भी माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 8, इनकी कटिंग हो जाएगी, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 3/2 मीन्स के 1.5। नेक्स्ट हम m2 फाइंड आउट करेंगे, मीन्स के स्लोप ऑफ yz। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, y, तो इसको हम कह देंगे x1 y1। अब y2 माइनस y1 मीन्स के 8 माइनस 0, x2 माइनस x1 मीन्स कि 4 माइनस 12, 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 12 माइनस 8, 8 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -1। तो m2 आ गया है -1 और m1 है 1.5। अब हम टेंजेंट के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, m2 है -1 और m1 है 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 इंटू 1.5, इन दोनों को हम माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2.5 और ये प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1.5, ये आ जाएगा -0.5, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ये आ गया हमारे पास टेंजेंट z की वैल्यू। हमें z फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट इनवर्स कर लेंगे, टेंजेंट इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 78.69 डिग्रीज। तो ये टोटल एंगल हमारे पास आ गया है 78.69 डिग्री। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास इस टोटल एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मींस कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनमें से कोई सा भी एक एंगल फाइंड आउट करेंगे, मींस के z/2 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला एंगल। तो उस एंगल मींस के z/2 की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसके एंगल को हम नाम दे दें, अगर m3 का, ये सिंपली m का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये m फाइंड आउट करेंगे इस हाफ एंगल की हेल्प से। ठीक है, अगेन यही फार्मूला यूज होगा, मींस के टेंजेंट z/2, डायरेक्शन हमारे पास ये बन रही है, तो इसके अकॉर्डिंग m2 माइनस m2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m। तो पहले आप डिफाइन कर लें कि m क्या है, लेट m बी द स्लोप ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो टेंजेंट z की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 78.69 डिवाइडेड बाय 2, m2 है -1। इसी तरह आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, m1 के हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो उस केस में क्या करेंगे आप, m माइनस m1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि तब आपके पास डायरेक्शन ये बन रही है, तो m माइनस m1 करेंगे। अब मेरे पास ये डायरेक्शन आ रही है तो मैं m2 माइनस m कर रही हूँ, माइनस m हमने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू है -1 इंटू m। अब इसको हम 2 पे डिवाइड करके उसका टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा 0.82, तो -1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m। तो यहाँ 1 माइनस m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.82 के साथ, तो 1 माइनस m इज इक्वल टू -1 माइनस m। तो ये क्या बन जाएगा, 0.82 माइनस 0.82 m इज इक्वल टू -1 माइनस m। अब हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट को रखेंगे राइट साइड पे। तो m यहाँ आकर प्लस m हो जाएगा, -0.82 इज इक्वल्स टू, ये -1 ऑलरेडी यहाँ पर था, ये कांस्टेंट वहाँ जाएगा तो -0.82, इन दोनों को हम माइनस करेंगे
1 माइनस 0.82, तो ये आ जाएगा 0.18 m। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो 1.82। अब ये 0.18 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्लोप आ जाएगी 10.11 और साथ ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास क्या होगी, -10.11। ठीक है, -10.11। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉइंट भी मौजूद है और स्लोप भी मौजूद है, तो हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 4/8 and having slope m is equals to -10.11। तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ x1 y1 क्या है, ये पॉइंट z है, x1 y1। y माइनस 8 इज इक्वल्स टू स्लोप है -10.11 x माइनस x1 क्या है, 4 है। तो y माइनस 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10.11 के साथ, तो ये आ जाएगा -10.11 x माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40.44। अब ये -8 यहाँ आकर +8 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -10.11 x प्लस 40.44 प्लस 8। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे कॉन्स्टेंट्स को, तो y इज इक्वल टू -10.11 x प्लस 48.44। ये आपके पास आ गई है लोकस की इक्वेशन, जो कि इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द साइड xz एंड yz। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है एंड द पॉइंट P12। हाउ वुड यू डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ये जो आपको पॉइंट गिवन है इसमें से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। एक्सप्रेस योर फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट P है, तो क्या कहा जा रहा है कि आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उस इक्वेशन के बारे में बता दिया गया है कि वो जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सी बात है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए या दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या एक पॉइंट और एक स्लोप। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमें पॉइंट और स्लोप गिवन है इनडायरेक्टली। ठीक है, पॉइंट तो हमें डायरेक्टली गिवन है कि जो लाइन हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन वो पॉइंट P में से पास कर रही है, लेकिन स्लोप हमें इनडायरेक्टली गिवन है कि जो लाइन हमने फाइंड आउट करनी है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप को अगर हम m1 कहते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड की स्लोप अगर m है, ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर की स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है आपस में। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से स्लोप फाइंड आउट करेंगे और फिर जब उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप आ जाएगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में उन्होंने क्या कहा है, एक्सप्रेस योर फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमें अपने आंसर को किस फॉर्म में देना है, स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जिस तरह ये भी हमें कौन सी फॉर्म गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है इससे हम स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। ठीक है, अब देखें किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। गिवन लाइन हमें क्या है, गिवन लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। कंपेयर कर देते हैं इसको, कंपेयर विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास स्लोप क्या आ रही है,
4 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने गिवन लाइन की स्लोप को क्या कहा है, m1 का नाम दिया है, तो यहाँ पर हम m1 कर दें तो ये क्या बन गई है, गिवन लाइन की स्लोप 4 आ रही है। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको हम m का नाम दे देते हैं। तो जो कि परपेंडिकुलर है हमारी गिवन लाइन के, तो उसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/4। तो इस लाइन की स्लोप क्या आ गई है, -1/4, और पॉइंट भी हमें गिवन है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किस में से पास कर रही है, पॉइंट P1 और 2 से। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म और फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point P with slope m is equals to -1/4। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y - y1 is equals to m x - x1। अब x1 y1 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के, तो y - y1 2 है, स्लोप हमने फाइंड आउट किया था -1/4, x1 क्या है 1 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, -1/4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y - 2 is equals to -1/4x +1/4। अब ये -2 कांस्टेंट हम ले आएंगे राइट साइड पे, क्योंकि y को हमने लेफ्ट साइड पे सेपरेट करना है। y is equals to -1/4x +1/4 एंड +2। इन दोनों कांस्टेंट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, y is equals to -1/4, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ पर x भी आएगा, 1 + 8 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 9/4। y is equals to -1/4 x + 9/4। तो ये देखें हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट बन गया है, y is equals to mx + c, कांस्टेंट प्लस c। तो यहाँ पर c हमारे पास क्या आ रहा है, 9/4, और स्लोप हमने फाइंड आउट की थी वो क्या थी, -1/4। तो ये है आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पार्ट 8 है, इन द एडजेसेंट सिमिलर फिगर्स, ये दो फिगर्स गिवन है जो कि सिमिलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम v1 एंड v2। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस कि इस लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों फिगर सिमिलर हैं, तो इस चीज़ को हम यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा दोनों के वॉल्यूम की रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर दो फिगर सिमिलर हों तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होती हैं, तो इसी चीज को हम यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंस बोथ फिगर्स आर सिमिलर, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लेते हैं। 4 की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या बन रही है, 2, मीन्स कि जो आपके पास हाइट है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ रही है, 4 डिवाइडेड बाय 2, और जो हमने साइड फाइंड आउट करनी है वो क्या है, x। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या गिवन है, 4। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/2 के साथ, ये कैंसिल आउट हो गए 2 और 2 4 जा 8। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है इनके वॉल्यूम में। ठीक है, तो हमें पता है अगर दो फिगर सिमिलर हों तो उनके वॉल्यूम की रेशियो किसके इक्वल होती है, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज के। अगर मैं यहाँ पर हाइट ले लूं दोनों की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में मैं ये दोनों ले लूं, ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के होल क्यूब के बराबर होती है अगर वॉल्यूम की रेशियो लेनी हो। अगर एरिया की रेशियो हो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है, और अगर वॉल्यूम की रेशियो हो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के क्यूब के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, v1 डिवाइडेड बाय v2। 4 क्यूब क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 2 क्यूब क्या बनेगा, 8। तो इनकी कटिंग हो जाएगी,
8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये क्या बन जाएगा 8/1। तो अगर हम रेशो लें V1 रेशो V2 विच इज इक्वल्स टू 8:1, तो रेशो की फॉर्म में देना था तो इसको हमने रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ फेयर डाई इज रोल्ड 75 टाइम्स एंड 5 अपीयर अप 20 टाइम्स, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग एनी नंबर अप एक्सेप्ट 5। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक डाई है जिसको 75 टाइम रोल किया गया है। ठीक है, मींस कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, मींस कि एक्सपेरिमेंट कितनी दफा रिपीट किया गया है 75 टाइम्स, और उनमें से डाई में हमारे पास 5 भी मौजूद होता है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं उसमें। तो जो 5 है वो कितनी दफा आया, जब हमने 75 टाइम उसको रोल किया है 20 टाइम्स 5 अपीयर हुआ है। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है किसकी, अपीयरिंग एनी नंबर अप एक्सेप्ट 5, मींस कि 5 के अलावा बाकी जो नंबर हैं उनके अपीयर होने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मींस कि डाई पर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 कितनी दफा आया है 20 टाइम, जबकि ये टोटल हमने एक्सपेरिमेंट इन सब पे कितनी दफा किया है, मींस कि कितनी दफा हमने डाई रोल किया है 75 टाइम, जिनमें से 20 टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 आया है। ठीक है, तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड आउट करनी है 5 के अलावा बाकी तमाम के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 और 6 की। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज करेंगे। किस तरह से, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट has occurred divided by total number of trials। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हमें पता है कितनी दफा रोल किया गया है 75 टाइम्स। ठीक है, अब हमारे पास इवेंट क्या था कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है बाकी तमाम नंबर के एक्सेप्ट 5, मींस के 5 के अलावा। ठीक है, तो मींस के टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से 5 जितनी दफा आया है उसको मैं माइनस कर दूं। ठीक है, अब जो हमारे पास बचा है वो क्या है, बाकी तमाम नंबर्स के आने की। ठीक है, मींस के ये हमें पता चलेगा कि बाकी तमाम नंबर्स कितनी दफा आए हैं। ठीक है, ये इस तरह 75 माइनस 20, तो सिंपली इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 75, डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, ये 2 कैरी 5 5 सा 25, तो 11/15। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 11/15। यहाँ पर जो चीज नोट करने की है वो ये है कि हमें नंबर ऑफ टाइम बताया गया है कि 5 अपीयर होने का, जबकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है 5 के अलावा। ठीक है, अगर वो हमें डायरेक्टली 5 के बारे में कहते कि 5 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो सिंपली हम कर देते 20 डिवाइडेड बाय 75, मींस कि 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्सेप्ट 15, मींस के 5 जितनी दफा अपीयर हुआ है इसको हम माइनस करेंगे, बाकियों की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पार्ट 9 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पोलिनोमियल। ये दो पोलिनोमियल आपको गिवन है, आपने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मेथड आपको गिवन नहीं है कौन सा यूज करना है, फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज करें। तो मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज कर रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8, और यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 7x² प्लस 4x एंड माइनस 4। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है इसको इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल लाना होता है। ठीक है, जो बाहर हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है वो अंदर वाली फर्स्ट टर्म के इक्वल लेके आते हैं, तो उसके लिए हम इसको किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक तो पॉजिटिव नंबर चाहिए, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो तो साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव के लिए साइन जरूर लगाना होता है। तो उसके बाद यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, हमें से क्या बनाना है 2,
तो 2 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है हमारे पास एक्स क्यूब लाना है, ये ऑलरेडी एक्स क्यूब के फॉर्म में है, तो यहाँ किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 2 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एक्स क्यूब प्लस 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8 टू ज़ा 16। तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया है 2 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 16। ठीक है, अब हम इन सबको माइनस कर देंगे, उसके लिए साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 4 3 एक्स स्क्वायर प्लस 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 4 प्लस 8 12 एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस, तो साइन बड़े नंबर का आ जाएगा प्लस का, तो इन दोनों को लेकिन हम माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यह आ जाएगा 12। ठीक है, साइन हमेशा क्या करते हैं बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, यहाँ पर 8 बड़ा था उसका साइन लगा, यहाँ 16 बड़ा था इसका, लेकिन ये दोनों प्लस 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 हो रहे थे तो इन दोनों को ऐड किया, ये माइनस प्लस माइनस हो रहे थे तो इनको माइनस किया। अब यहाँ पर देखें 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 एक्स प्लस 4। ठीक है, जिस पॉइंट पर भी आपके पास कॉमन आ रहा हो तो आपने कॉमन ले लेना होता है। ठीक है, अब देखें इसकी पावर ग्रेटर हो गई है और इसकी स्मॉलर हो गई है, जैसे ही आपके पास यहाँ पर स्मॉलर पावर आती है इसकी निस्बत, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको बाहर कर देते हैं और इसको अंदर ले जाते हैं, क्योंकि बाहर हमेशा क्या होती है छोटी पावर रखते हैं हम। तो अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अब ये जो ग्रेटर पावर वाला है वो हम यहाँ ले आएंगे, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, अब हम x स्क्वायर को बनाएंगे x क्यूब के इक्वल, तो उसके लिए हमें सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ, तो x के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो यह आ जाएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है x के साथ, तो यह आ जाएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अगेन माइनस करना है तो सबके साइन चेंज कर लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8x और ये माइनस 8। तो अब हमें एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है माइनस 2x स्क्वायर, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 8x और माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 8। अब अगेन इनको माइनस करना है तो सबके साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों सेम वैल्यू माइनस होके 0, ये भी सेम माइनस होके 0 और ये भी 8 प्लस और ये भी प्लस 8 माइनस 8 0। तो अब क्या होगा हमारे पास HCF ये आ जाएगा, ये वाला पॉलिनोमियल जो बिल्कुल लास्ट में हमारे पास आता है वो हमारा HCF होता है। तो HCF क्या आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 50 ओवर क्रिकेट मैच एवरेज रन स्कोर्ड बाय Pakistani team for the different sessions of the innings is given below. The score in 1 to 10 overs, 12 runs per over, 11 to 35 over, 6 runs per over, 31 36 to 50 overs, 13 runs per over. Find the average run scored by the team in the innings. ठीक है, ये आपको ओवर्स गिवन है, तो इस इंटरवल में कितने रन्स बनाते हैं एक ओवर में वो हमें गिवन है। ठीक है, मींस के फर्स्ट 10 जो ओवर हैं उनमें 12 रन्स पर ओवर वो बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 11 टू 15 ये आपके पास कितने बन जाते हैं 25 ओवर, मींस के नेक्स्ट 25 ओवर में कितने रन्स बनाते हैं 6 रन्स पर ओवर, और उसके बाद लास्ट 15 जो आपके पास ओवर्स हैं उसमें 13 रन्स पर ओवर बनाते हैं। तो आपने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम वेटेड मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपको वेट्स गिवन है और ये आपको
एक्स की वैल्यूज गिवन है। तो ये आपको वेट्स गिवन है, ठीक है, मीन्स के W इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 to 10 मीन्स के ये 10 ओवर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास ये 25 ओवर्स हैं और लास्ट में 15 ओवर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कितने ओवर्स गिवन है, सॉरी इसमें आपको कितने रन्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट 10 में 12 रन्स हैं तो यहाँ 12 आ जाएंगे। नेक्स्ट 25 में 6 रन्स हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा और लास्ट 15 में 13 रन्स हैं तो ये आ जाएगा 13 रन्स पर ओवर। तो वेटेड मीन का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्स का कॉलम फाइंड आउट करेंगे, मीन्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150, नेक्स्ट 15 इंटू 13 तो ये आ जाएगा 195, ठीक है। फिर इस डब्ल्यू एक्स वाले कॉलम को हमने सम करना है, 120 प्लस 150 प्लस 195 तो ये आ जाएगा 465 और डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू तो ये वेट वाले कॉलम का भी हमने सम करना है, 10 प्लस 25 प्लस 15 ये हमारे पास टोटल 50 आवर्स थे तो ये आ जाएगा 50। तो एक्स बार हम फाइंड आउट करेंगे मीन्स के वेटेड मीन, ये आ जाएगा 465 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 9.3 तो इसकी एवरेज क्या आ गई है 9.3 की। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ है। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।